ये पंखों को थोड़ा आहिस्ता कर लें, थोड़ा सा आहिस्ता कर लें, शोर हो रहा है। तो ये सारे लोग पीछे जाके बैठ गए, आगे ये सारा खाली पड़ा हुआ है। ये क्या मसला है आज? अच्छा, पंखे की वजह से। सही है, नहीं ये वैलिड रीजन है, सही। अच्छा चले खैर, सो शुरू करते नहीं। सी सेशन वाला सिलसिला कंटिन्यूड है हमारा। तो अभी तक हमने बड़ी बेसिक सी चीजें कुछ की हैं। डेटा टाइप्स की थी, अनसाइन टाइप्स देखी, साइन टाइप्स देखी, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देखी, रेंजेस उनकी चेक की हमने कि रेंजेस कैसे होती हैं। इसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे तो हमने टाइम नहीं लगाया। हमने तेजी से मूव किया था रिलेशनल ऑपरेटर्स से किस तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और फाइनली जिस पे सबसे ज्यादा टाइम लगा वो लगा बाइनरी ऑपरेटर्स पे हमारा। तो बाइनरी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने पैकिंग, अनपैकिंग, क्लियरिंग, सेटिंग, इंसर्शन, ये वाले काम किए हैं। ऑपरेटर्स वाली चीज हमारी तकरीबन खत्म ही है। मैथमेटिकल ऑपरेटर में एक चीज होती है जो कि हम अक्सर एम्फसाइज कर लेते हैं, उस पर एम्फेसिस करना रह गया था। बाकी की जो डिवीजन होती है हमारी, अगर इंटीजर नंबर्स हों तो वो हमारी डिवीजन का रिजल्ट कुछ ऐसा हो सकता है कि जो शायद हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 7 और दूसरा वेरिएबल आपके पास इंट b इज इक्वल टू 2, और अब हम कहेंगे इंट c इज इक्वल टू a और b, तो क्या आपके ख्याल में आंसर होगा c के अंदर? 3। हाँ, 3.5 नहीं होगा, 3 होगा। जैसे इस चीज को जरा दिन में, हाँ अगर यही हम डबल कर लेंगे इस चीज को, c कर लें, सॉरी इसको मैं कुछ और कर लेता हूं, से f कह देते हैं, और इसको a बाय, तो अब क्या होगा? नहीं, अभी भी 3 ही होगा, क्योंकि जो डिवीजन हुई है वो अभी भी इंटीजर पे ही हुई है। तो आंसर इधर भी हमारा 3 है, इधर भी हमारा 3 है। हाँ, इनमें से किसी एक को मैं अगर कर दूं, प्रमोट कर दूं एज ए डबल या फ्लोट, तब फिर हमारा आंसर चेंज रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल डबल g इज इक्वल टू, अगर मैं कह दूं a इंटू लेट्स से 1.0 डिवाइड बाय b। अब सिंपल इस 1.0 की इंट्रोडक्शन से ही क्या हो रहेगा कि बाकी के जो हैं हमारे ऑपरेंड्स ये प्रमोट हो रहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट में या रियल नंबर में। तो ये ऐसे अभी फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होगी यहां। या दूसरा तरीका क्या है, इसको हम टाइप कास्ट कर लें। तो टाइप कास्ट करने का क्या तरीका रहेगा कि ये जो हमने लिखा डबल a डिवाइड बाय b, तो अब हमें आंसर 3.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का जरा ख्याल रखना है, इस्तेमाल करते बात का मिस कर जाते हैं जब एक्चुअल हमें अप्लाई करने लगते हैं उस वक्त ना। तो ये चीज किसी लूप काउंटर में हमें तंग कर सकती है, किसी और चीज में कर सकती है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना है। क्या बेटा? हाँ, अगर सिंपल, हाँ इनकी टाइप ही अगर डबल कर दूं और फिर मैं ये चीज लिखूं तो फिर 3.5 आएगा। यानी कि अगर हम लिख देंगे डबल x इक्वल टू 7, डबल y इज इक्वल टू 2, और अब हम कर दें डबल z इज इक्वल टू x प्लस x ओवर y, तो अब आंसर हमें 3.5 मिलेगा। इधर क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये जब ऑपरेट होने जा रहे थे तो ये भी हायर उसका नहीं डिमांड करता, हायर डेटा टाइप ये भी नहीं कर रहा था, तो ये इससे होगा। और जब असाइन होने लगे फिर डबल में गए, लेकिन रिजल्ट पहले कैलकुलेट हो चुका हुआ था। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हमने इंश्योर कर लिया इस तरीके से फिर कि इधर यार डबल, एक को भी हमने डबल कर दिया, दूसरा खुद बहुत प्रमोट हो जाएगा हायर में। तो सी में या C++ में ये होता है कि इम्प्लिसिटली अगर कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें इस तरह डिफरेंट डेटा टाइप्स हो, तो सॉल्व होते हुए क्या करता है कि दो ऑपरेंड्स में से अगर एक कोई छोटा है तो प्रमोट होता है इम्प्लिसिटली हाई डेटा टाइप पे, और फिर वो सॉल्व होता है। ठीक है, तो खुद ब खुद ही वो सी से कर लेती होती है। तो इसलिए जब ये वाला केस होगा तो इसको तो मैंने कह दिया इधर एक्सप्लिसिटली कहा कि इसको डबल के तौर पर ट्रीट करो, ये बी अब खुद ब खुद ही प्रमोट हो जाएगा, सी से कर देगी प्रमोट। तो खैर ये एक छोटी सी चीज थी जो कि रह गई थी हमारी। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं।
एक और चीज जो आप देखेंगे जब हम पिक की प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होंगे या कुछ और, तो एक टाइप डेफ की हमें चीज मिलेगी, यानी कि वहां हमें ना, यहां तो अभी हम लिख रहे हैं इंट लिख रहे हैं, अनसाइंड 4 लिख रहे हैं, वहां जाए तो जाके शायद हमें नजर आए पहली डेटा टाइप के यू इंट 8x, तो आप कहेंगे यार ये पता नहीं यू इंट 8x कौन सी डेटा टाइप है, सर ने तो पढ़ाई नहीं थी ये वाली कोई चीज। तो ये क्या है कि ये डेटा टाइप कौन सी है, बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उन्हीं को कह लें कि एक एलियाजिंग उसकी की हुई है, उसका एक नया नाम रख दिया हुआ है। तो ये कैसे काम करेंगे अगर हमने ये, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि टाइप डेफ अनसाइंड 4 और मैं उसका शायद नाम लिख दूं यू इंट 8। अगर ये मैं काम कर दूं तो क्या होगा, तो आइंदा जहां मैंने अनसाइंड 4 इस्तेमाल करना है वहां मैं यू इंट 8 रख दूंगा, तो ये चीज रिप्लेस करेगी अनसाइंड 4 से, ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम पर। इस तरह करने से क्या फायदा हो गया, एक तो जरा कॉम्पैक्ट हो गया, देख लिया आपने, ये पूरे काफी तरह लंबी लिखनी पड़ी थी चीज, कॉम्पैक्ट हो गई है। दूसरा मैंने नाम इस तरीके से लिख लिया कि मुझे नाम को देखते ही उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका साइज क्या होगा, और उसके साइन की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। यू नॉर्मली अगर इस तरह टाइप से पहले आ रहा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि अनसाइंड है। इंट पता चलेगा कि इंटीजर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। 8 इसका मतलब कि 8 बिट में है। अगर आपने कोई और बनाने, लेट्स से ये होता है टाइप डेफ शॉर्ट इंट 16, अब ये मैं इंट 16 लिख दूंगा वाई, तो ये क्या होगा, शॉर्ट के तौर पे ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, क्या इसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल ही जिंदा रह सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग ये चीज कर लेंगे तो जरा स्टाइलाइज्ड हो जाएगी, शायद रीडेबल ज्यादा अच्छी हो रहा है, लेकिन अगर ये चीज ना पता हो तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई ऐसी नेसेसरी चीज नहीं है, कर लें इस्तेमाल तो ठीक है। समझना क्यों हमें पड़ रहा, क्योंकि जब हम दूसरों का कोड देखेंगे तो दूसरों ने शायद इस तरह के टाइप डेफ इस्तेमाल किए हो अपने कोड में, ठीक है। तो टाइप डेफ बेसिकली क्या करता है कि एक टाइप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइप्स है ना, उनको नया नाम दे देता है। कोई नई टाइप नहीं बनाता, ये सिंपल उनको नया नाम डिफाइन उनको दे देता है, निक उनको नया दे देता है, एक किस्म का कह लें आप, ठीक है। ये टाइप डेफ का काम है। तो ये टाइप डेफ था, इसको भी प्रोग्रामिंग में तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन जौन सा उसमें इतना शायद ना यूज किया। तो इधर जब हम कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहां हम अक्सर शायद यूज कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, एक तो हमने इंटीजर डिवीजन चेक कर लिया, क्या होगा, हमने टाइप डेफ भी देख लिया। अच्छा, एक और फिर चीज जौन सी है जो कि यूज होगी, वो है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। ये अक्सर हम देखेंगे जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे ना, आप लोगों ने तो शायद इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया होगा, और C++ में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम काफी अवॉइड कर रहे होते हैं इस चीज को इनफैक्ट, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर रहना है तो हमें काफी सिर्फ वास्ता पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स, आपने यूज किए हुए, पहले भी यूज किए, जैसे बड़ा मशहूर जमाना यूज किया हैश इंक्लूड। जिस भी नाम से पहले हैश आ रहा है ना, तो वो ये ट्विटर वाला हैश नहीं है, बेसिकली हैश टैग के साथ जनाब हैश आई एम पावरफुल और इस तरह का नहीं, इस तरह की कोई हालात नहीं है। ये हैश आएंगे जब भी किसी नाम से पहले, तो इस हैश टैग का मतलब है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और होता क्या होता है, जब भी किसी के साथ हैश आ रहा है तो जब कंपाइलर चलता है उसका फर्स्ट पास चलेगा, तो जिस जगह वो चीज डिफाइन की है उसके रिप्लेस कर देगा जिसके अगेंस्ट वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या मुराद है, लेट्स से अगर मैं कह दूं हैश डिफाइन पाई और 3.1415 जो भी इस तरह हम करें, अब ये हैश डिफाइन मैंने कर दिया, ठीक है। और अब एक कोड लिखा है हमने, लेट्स से इंट मेन, और इसमें हमने कहा कि डबल r इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। और हमें कोई कहता है यार एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का? 2 पाई आर, पाई आर 2 पाई आर होता है कि पाई आर होता है? 2 पाई आर। यार ये वैसे मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के टाइम पर, एडमिशन पे। ये वो चीज है जो कि हम ना क्लास 2 क्लास 3 से कर रहे हैं और अभी तक हम कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली यार हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, दिस इज एरिया। वो सर्कमफ्रेंस होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं,
दैट इज 2 पाई आर। तो इसमें ना क्या करें, ये वाले ये सर्कल की बात हो रही है, और अगर स्क्वायर की बात हो तो क्या होगा इस एरिया, अगर स्क्वायर की एक साइड x है तो इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। तो इस तरह की कुछ चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें। तो इसमें ना क्या करेंगे, ये लोग इसके बाद का फार्मूला भी देखेंगे, एज्यूम करते हैं यार ये चीजें तो पता होंगी, ठीक है। तो इसमें ये वाला काम ना किया करें। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या बन जाएगा, अब पाए को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि यार पाए 3.1415 इंटू आर स्क्वायर, सो आर इंटू आर ले जी, ये इसमें एरिया निकाल देना। लेकिन ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या है कि मैं ये जो कांस्टेंट है इसको हैश डिफाइन कर दूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पाई। फ्यूचर में मैंने इसकी प्रोसीजर को बढ़ानी है, कुछ और करना है, तो मैं इधर ही बढ़ा दूंगा, कोड में जहां जहां होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये चीज फंक्शन कैसे करेगी, बेसिकली हमने इस कांस्टेंट को ना नेम दे दिया पाई का। जब ये कंपाइलर चलेगा, कंपाइल करेगा कोड, क्या करेगा, देखेगा इस फाइल में जहां जहां पाई है ना, उस पाई को रिप्लेस कर देगा इससे, दैट्स ऑल। जब आपकी एक्चुअल एक्सी बनेगी तो उसमें ये चीज नहीं मौजूद होगी, ये वाली चीज मौजूद होगी, यहां 3.1415 लग चुका होगा। फायदा आपका के लिए क्या हो गया, आपका कोड रीडेबल हो गया, आपको देख के पता चल जाएगा पाए, यानी कि आपको ये नहीं याद रखना पड़ा 3.1415, ये तो चले कॉमन है ना चीज। कुछ और भी कांस्टेंट हो सकते हैं कि मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है, उसका आपने कोई कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, इस तरह की चीजें। तो ये इसका ये फायदा है। तो ये हैश से शुरू हो रहा है, हैश डिफाइन। तो हैश डिफाइन, जो चीज आप डिफाइन, जो नाम देने चाह रहे हो वो आप नाम लिखेंगे और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे। और ज्यादा एक बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आप इनको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ठीक है, इसका बेहतर होता है। नेमिंग कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, जो भी डिफाइन होता है हम उनकी नेमिंग कन्वेंशन ये रखते हैं, ऑल कैपिटल्स में लिखते हैं, ताकि कोड में हमें जहां भी ऑल कैपिटल्स में कोई चीज नजर आ रही है ना, हम देखते पहचान दें दूर से कि कोई कांस्टेंट है जो कि डिफाइन हो रहा है। ये एक नेमिंग कन्वेंशन हमने रखी हुई है, आप अपनी कोई रख सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये यूज हो रही होती है नेमिंग कन्वेंशन। बाकी आप देख सकते हैं वेरिएबल्स के नाम हम नॉर्मली स्मॉल में यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हैश डिफाइन है। अच्छा, हैश डिफाइन में जरूरी नहीं है कि आपका कोई वही हो, कोई नंबर ही हो, कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। एक और भी कंट्रोलर वगैरह कोड देखेंगे उसमें एक और भी इंटरेस्टिंग वो डिफाइन किया होता है, हैश डिफाइन EQ, और क्या डाला होता है, इक्वल सॉरी दिस वन। तो ये इक्वल जो है, ये बेसिकली इक्वालिटी चेक करने के लिए कि x इक्वल टू वाई है कि नहीं है। तो इस बग से बचने के लिए कि x इक्वल टू वाई, इसमें क्या हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाती है। तो एक्चुअली यूजर चेक करना चाह रहा था कि क्या x y के बराबर है कि नहीं। हमें पता कि ये चीज क्या है, ये एक लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है परफॉर्म, कि क्या x y के बराबर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन हो रहा है जिसका जवाब यस या नो होगा। और ये क्या चीज है, असाइनमेंट है कि y की वैल्यू उठ के x में चल जाए। ये नॉर्मली बात का जल्दी में टाइपिंग कर रहे हैं कुछ और हो तो बग रह सकता है। तो इससे बचने का तरीका, एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस तरह का कोई डाल दें। तो क्या होगा, आप लिखेंगे x EQ y, तो जहां जहां EQ होगा वहां ये डबल जो है आपका इक्वल ऑपरेटर लग जाएगा वहां, ठीक है। जी उधर भी कर सकते हैं, ये काम उधर भी कर सकते। C++ में कॉन्स्टेंट्स, जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स वो जो है, कोई भी कॉन्स्टेंट डिफाइन के लिए ना कॉन्स्ट बड़ी एक अच्छी ऑप्शन होती है। वैसे कॉन्स्ट यहां भी कर सकते हैं, लेकिन C++ में उससे कुछ और भी एडवांटेज यहां नहीं होते। तो खैर ये हैश डिफाइन था आपका। फिर कुछ ऐसे भी हैश डिफाइन हैं कि जिसमें हम आर्गुमेंट दे सकते हैं। ऐसे हैश डिफाइंस को हम कहते हैं मैक्रोज। फंक्शन की तरह ही होती है ये चीज, यानी वो बनेगा कैसे, हैश डिफाइन। ये जैसे अभी ये था ना, लिखा हमने स्क्वायर, और आगे हमने लिख दिया क्या, x इंटू एक्स। ये अब ये देखेंगे वैसे ही जैसे पहले था, सिर्फ फर्क क्या आया है कि जो नाम लिखा था ना, इसमें हमने एक आर्गुमेंट दे दिया।
होगा क्या कि अब मैंने ये पाई आर स्क्वायर बनाना है ना, पिछला हैश डिफाइन भी लिखा रहने देता हूं, हैश डिफाइन वो क्या था, पाई और 3.1415। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा, कैपिटल में ही है लिखा और लिख दिया मैंने आर। तो जहां जहां कोड में ये अब ये वाला मैक्रो होगा ना, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, आर इंटू आर यहां आ जाएगा। जब ये कंपाइलर चलेगा ना, आर इंटू आर यहां लगा देगा। तो कुछ चीजों को, कोई लंबी एक्सप्रेशंस को छोटा करके वो इस तरह उसको स्मॉल नेम देना हो, इस तरह फंक्शन स्टाइल का देना हो, तो ये फायदा। फर्क सिर्फ ये है कि ये चीज कंपाइल टाइम के ऊपर ही रिप्लेस हो चुकी होगी और जो फंक्शंस हैं वो रन टाइम के ऊपर कॉल हो रहे होते हैं। ये एक फर्क है इंपॉर्टेंट इसमें, फंक्शन में और मैक्रो में। कि मैक्रो में या ये जो भी हैश से शुरू हो रही हैं चीजें, ये इनको ये याद रखना है कि जब कंपाइलेशन होती है, ये उस वक्त इनकी वैल्यू रिप्लेस हो चुकी होती है। ठीक है, कंपाइलेशन जब हो रही है उसी वक्त ये जो ये लिखे हुए नाम, इनकी जो वैल्यूज इधर बनती हैं, ये रिप्लेस हो चुकी होंगी। दूसरे केसेस में इस तरह नहीं होता है। जो कॉन्स्ट होता है ना, वो एक और चीज है, वो रन टाइम की एक चीज है। जो फंक्शन है वो एक रन टाइम के ऊपर उनका कॉल हो रहते हैं, जबकि ये वाली चीज तो कंपाइल टाइम पे रिप्लेस हो चुकी होती है। तो ये मैक्रोज भी आप देखेंगे अपने जो कंट्रोलर्स वाले कोड में, ये अक्सर आपको नजर आएंगे। सी की दुनिया में ये चीजें नजर आती हैं हमें, C++ में मैक्रोज वगैरह हमें उस तरह नहीं नजर आते हैं। ठीक है, सी की दुनिया में हमें नजर आती हैं ये वाली चीजें। कौन सा? ये स्क्वायर ने बेसिकली क्या किया, इफ ऑपरेशन को x इंटू एक्स में कर दिया। ये कोई लंबी सी भी एक्सप्रेशन हो सकती थी, कोई इक्वेशन हो सकती थी जिसको मैं ये नाम दे देता, नीचे आर लिख दिया। हाँ, तो ये आर्गुमेंट है ना बेसिकली। ये चेंज, ये जो भी चीज इस ब्रैकेट के अंदर गई, ये आर्गुमेंट के तौर पे एक्ट करी है। जहां इसका नाम एक्स है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो फिर जबरदस्ती हो जाएगी कि मैं यहां भी एक्स लिखूं, इसका उस नाम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, फिर एक और चीज होती है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। ये चीज भी आप जब देखेंगे ना कोड वगैरह, जो भी इधर आप थोड़ा बड़े कोड देखेंगे ना, आपको ये नजर आया करेगी कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन क्या करती है कि कोड के कुछ हिस्सों को सिलेक्टिवली अनेबल या डिसेबल कर देती है। एक तो कमेंट होता है ना, कमेंट क्या करता है, उस लाइन को डिसेबल कर देता है। जैसे अगर मैं एक कमेंट लिख दूं ये वाला, तो ये लाइन डिसेबल हो जाएगी, ऐसा ही है। और अगर मैंने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो, तो या तो हर लाइन के ऊपर मैं ये वाली चीज डालूं, या ये वाला काम कर लूं, ऐसा ही है। ये मल्टी लाइन कमेंट है और दूसरा सिंगल लाइन कमेंट था। एक और ये चीज होती है कि बात का हम कहते हैं कि यार, अगर मैं कहता हूं कि कोड के एक हिस्से को मैं टेस्ट करना चाहता हूं, मैं कहता हूं यार मैं कोई चीज डिफाइन कर दूं तो वो वाला कोड का हिस्सा चल पड़े, और जब दूसरी चीज डिफाइन कर दूं तो कोड का दूसरा हिस्सा चल पड़े, मुझे कमेंट ना करना पड़े इस तरह बार बार। इस चीज की मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं। मसलन कि मैं एक ही कोड लिखा हुआ, मैंने उसी सी की फाइल को उठा के जब मैं वीडियो स्टूडियो में चला रहा हूं तो मैं कहता हूं यार इस तरीके से चल पड़े, और वही फाइल के कुछ हिस्से जब पिक में जाके चला रहे हैं तो उधर जाके जरा किसी और तरीके से चल पड़े। कोड एक ही होगा लेकिन उसकी कुछ बिहेवियर मैं मुख्तलिफ डिफाइन कर रहा हूं। तो वहां ये कंडीशनल कंपाइलेशन बड़ी यूजफुल रहती है। ये क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मसलन जो सबसे पहला हैश इफ है, हैश इफ क्या करता है, हैश इफ को अगर मैं 0 आर्गुमेंट दे दूंगा तो ये कोड को डिसेबल कर देगा, और जब इसे नॉन जीरो दे दूंगा तो ये कोड को अनेबल कर देगा। तो मसलन अगर मैं यहां लिख दूं, ये होते हमेशा नई लाइन के ऊपर है, ये नहीं कि किसी चीज के आगे डाल दिया है ना, इस तरह का नहीं होता। ये जो भी जहां भी लाइन स्टार्ट हो रही है ना आपकी, जैसे यहां से शुरू हो रही है, तो आप लिख देंगे हैश इफ 0। अच्छा, अब ये हैश इफ कहां तक चलता चला जाए, जब तक हैश एंड इफ नहीं मिल जाता इसे। अब जनाब ये जब ये मैंने लिख दिया ना, ये दोनों लाइनें समझने की एक किस्म की कमेंट हो गई हैं आपके। अब इनका कोड में कोई नजर आ रही है आपको, लेकिन कमेंट हो चुकी हैं। इनको अगर मैंने अनेबल करना है, 1 कर दो, ये अनेबल हो जाएंगे। इसको लेट एक मिनट, अगर मैं एक मेरे पास शायद अगर वर्कस्पेस खुली है तो मैं उसमें से दिखा दूं। ये देखें, ये कोड है जो, इसको मैं जूम कर लेता हूं जरा। ओके,
अब ये देखें, ये ना ये हैश ऑफ डेफ है, सॉरी, ये देखें एक लाइव कोड है, ये लाइनें नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि यार ये कंपाइल हो सकती हैं। अगर मैं इधर हैश इफ 0 लिख दूं ना, ये देख रहे हैं, साथ ही उसने ग्रे आउट कर दिया इसको। हुआ क्या, अब ये वाली कंपाइलेशन से निकल चुकी है चीज, जैसे कमेंट करना है ना, ये वैसी चीज बन गई है हैश इफ 0 करने से। और ये कब तक इसका असर चल रहा है, जब तक एंड इफ नहीं आता। लेकिन अगर इसके मैं नॉन जीरो कर दूं वैल्यू, लेट्स से 1 कर दूं, सेव किया से, साथ ही देखिए एनेबल हो गया कोड आपका, अब ये एक्टिव हो चुका है कोड। तो एक कह सकते हैं कि एक किस्म का कोड को सिलेक्टिवली कमेंट इन आउट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसके कुछ दोस्त हैं और उनमें से एक है जैसे हैश इफ डेफ। हैश इफ डेफ क्या करता है, हैश इफ डेफ कहता है कि यार अगर कोई फ्लैग डिफाइन हुआ है तो ये कोड का हिस्सा अनेबल हो रहा है, नहीं तो डिसेबल हो रहा है। अब देखें, ये हैश इफ क्या था, हैश इफ के आगे मुझे कोई नंबर देना पड़ रहा था, 0 होगा तो डिफाइंड वो है क्या बोला, डिसेबल है। और अब ये मैं इस तरह डायरेक्ट अभी 0 और 1 कम ही लिखता हूं, अगर कमेंटिंग करनी है फिर ही लिखूंगा। इसका अच्छा तरीका क्या होता है, मैं लिख दूंगा हैश, ये एक फ्लैग बना लिया, हैश डिफाइन अंडरस्कोर डिबग, लेट से ये डिफाइन डिबग कर दी और मैंने इसको कर दिया वैल्यू दे दी 1 की। अब मैं अगर लिखूंगा हैश इफ डिबग, अब ये चेक करेगा डिबग की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 थी तो ये एनेबल कर देगा इसे। अब कोड में जहां जहां हैश इफ मैंने डिबग लिखा हुआ है, ये वहां वहां डिबग की वैल्यू जो डिफाइन की है मैंने, जो अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन बताया, उसे रिप्लेस कर देगा। और अगर इसको मैं यहां 0 कर दूंगा तो ये 0 रहेगा, ये कमेंट आउट हो रहेगा। ठीक है, अच्छा यहां हम वैल्यू दे सकते हैं। ये जो दूसरी चीज है ना हैश इफ डेफ, ये थोड़ा सा फर्क है इसका। इसका क्या फर्क है, इसका फर्क ये है कि अब मैं अगर ले दूं हैश इफ डेफ, हैश इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड है, चाहे उसकी वैल्यू 0 डिफाइन है या 1 डिफाइन है, अगर डिफाइन है, जैसे ये डिफाइन हुआ है ना, इससे कोई गर्ज नहीं कि इसकी वैल्यू 0 है कि 1 है, इससे कोई गर्ज नहीं। अगर ये फ्लैग एग्जिस्ट करता है, ये कोड एनेबल है। अगर ये फ्लैग यानी इसकी वैल्यू से अभी से कोई गर्ज नहीं है। अगर मैंने हैश इफ डेफ करके लिखा है, ये जरा ना कोड में आप देखेंगे ना, ये आएंगे कोड जब हम कोडिंग करेंगे ना, इस तरह के आएंगे। और फिर एक और इसका जो कजन है वो है नॉट डिफाइंड हैश इफ, कि भाई अगर ये डिफाइंड नहीं है तो फिर ये वाला काम करो, उल्टा उसका कर दिया। तो यहां तो डिबग डिफाइंड है, क्योंकि डिफाइंड है तो इसे ये चीज चलेगी। लेकिन अगर डिबग डिफाइंड नहीं है, लेट्स से इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, अब क्योंकि डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, अब ये वाली चीज चलने लग जाएगी। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिए, ये जो है ना हमारी, ये देखें, अब इसके अंदर कहां गई, अभी देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे ना ये लगे हुए। अब जैसे ये एक फ्लैग लगा हुआ हैश इफ डिफाइंड एफपीजीए, ठीक है, हैश इफ डिफाइंड एफपीजीए का क्या मतलब है कि अगर एफपीजीए का फ्लैग डिफाइंड है तो ये चीज एनेबल हो रहा है, नहीं है तो ना, क्योंकि नहीं डिफाइंड है तो इसे ये डिसेबल्ड है। अच्छा और दिखाते हैं इसी कोड में, इसी कोड में अगर हम ऊपर चले तो अच्छा फिर ये कॉम्बिनेशंस बनाए हुए कंडीशंस के कि यार अगर डिफाइंड नहीं है एफपीजी और प्रोफाइल भी डिफाइंड नहीं है तो ये वाला कोड चल पड़े। ये कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जैसे इफ की कंडीशन में बनाते होते हैं ना। और अगर मैं और ऊपर ले जाऊं लेट से, अब देखें, अब ये एक फ्लैग है कि अगर सी वर्जन डिफाइंड है तो इस एड्रेस की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए, अगर सी का वर्जन डिफाइंड है। और अगर नहीं डिफाइंड तो बस ठीक है, सॉरी नॉट डिफाइंड है ये, इफ नॉट, अगर सी वर्जन डिफाइंड नहीं है तो इसकी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है। जो भी इनेबल लाइन नजर आ रही है ना, अगर वो इनेबल है तो इसका मतलब वो चीज उसके उल्ट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इस तरीके से ना फिर आप कोड में कर सकते हैं। फायदा क्या है इसका, फायदा ये कि ये जो फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है ना, ये हम इसको
कोई 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला रहे हैं। ये फाइल हमारी विजुअल स्टूडियो में भी चलती है, ये फाइल हमारी लिनक्स के कंपाइलर में भी चल रही है 2, ये फाइल एफपीजीए के लिए कोड जनरेट होना उसके लिए भी चल रही है। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे चलाना, एक ही कोड को चलाना है, तो हमने उसके ना हर प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक कुछ कोड डाले हुए हैं कि उधर जाके बिहेवियर ये हो रहा है, उधर जाके बिहेवियर है। तो ये फिर हम इन फ्लैग से करते हैं। ये फिर फ्लैग ऊपर भी डिफाइन हो सकते हैं, और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में अगर हम जाए ना, लेट्स से अगर मैं प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में ले जाऊं, ये प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो यहां हम डिफाइन कर सकते हैं, प्री प्रोसेसर डेफिनेशंस होती हैं, वहां हम डिफाइन कर सकते हैं। तो खैर ये एक छोटी सी डिस्कशन थी, ये जस्ट अभी इंट्रोड्यूस कराना था। इसका मकसद जब हम कोड देखेंगे ना, तो फिर हम पिक वगैरह में भी हम देखेंगे कि हम अक्सर इसका यूज कर रहे होंगे। इनफैक्ट जो मैंने सैंपल कोड शेयर किया हुआ उसके अंदर इनका काफी इस्तेमाल है इन चीजों का। तो ये हो गई जनाब हमारी कुछ प्री प्रोसेसर डेफिनेशंस। तो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का क्विक सा ग्लांस किया, क्विक किया, कोई बहुत डिटेल में नहीं, हमने कोई एग्जांपल, लेकिन क्विक सा किया। इसको फिर अलोंग द वे हम करते रहा करेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसका फायदा यह है कि जब आप कोड देखेंगे आप परेशानी होंगे देख के यार इसके अंदर ये क्या चीज उठा के डाल दी है। अब हम जरा वही जो एक पुरानी प्रोग्रामिंग वाली चीजें होती हैं जिसमें हम फंक्शन से कहानियां शुरू करते थे, फंक्शन पे कहानी हमारी आके प्रोग्रामिंग खत्म होती थी, उसको क्विकली जरा गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ाना इधर मकसूद नहीं है, प्रोग्रामिंग पढ़ाना मकसूद नहीं है, सिंपल इनको थोड़ा सा रिफ्रेश कराना हमारा गोल है, नहीं तो हमारा पूरा कोर्स इसी में गुजर जाएगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हम वहां यूज कर रहे होते हैं कि जब भी हमने देखते हैं कि एक काम ऐसा है जिसके कोड में मुख्तलिफ जगहों पे बार बार जरूरत पड़ सकती है, हम उस चीज को फंक्शन में डाल देते हैं कोड का रीयूज करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्क्वायर का मैंने एक मैक्रो बनाया था, अगर यही उसका फंक्शन बनाना होता तो कैसे बनाते? तो हम कहते कि यार डबल स्क्वायर, और उसको कोई आर्गुमेंट आना था डबल एक्स, और लेट्स से डबल रिजल्ट इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, और रिटर्न रिजल्ट, और कोई हमारा मेन का फंक्शन होना था, और उसके अंदर से हमने कह देना था इसे कि डबल ए इज इक्वल टू 3.5 और या 3.5 या लेट्स से 0.7, और डबल आंसर इज इक्वल टू स्क्वायर ए। और रीयूज हम कर रहे हैं तो हमने एक और भी वेरिएबल बना लिया, डबल एरिया, और हमने ले लिया पाई स्क्वायर ए। ये ले हमने हैश डिफाइन जो पहले किया था उसको भी इस्तेमाल कर लिया और ये भी कर लिया। क्योंकि इस्तेमाल कर लिया तो मुझे चाहिए कि मैं पाई साहब को ऊपर डिफाइन कर ही दूं। अभी कोड काफी सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें बता रहा है क्विकली। अब इन दोनों में से तीनों, अगर 3 में सेगमेंट करूं इस कोड, ये कितने फंक्शंस नजर आ रहे हैं यहां हमें? 2। कौन कौन से? मेन और स्क्वायर। ये फंक्शन नहीं है, ये तो एक है डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने कहा कंफ्यूज ना हो रहा कि पैरेंथेसिस डली है, इधर भी डली है, तो शायद तुम लोग इसे ये ना बना देना। ठीक है, तो जो भी कोई फंक्शन आप देखें उसके 4 हिस्से होते हैं बाय डेफिनेशन। नंबर 1 उसका जो सबसे पहले चीज हमें देखने में मिलती है वो उसकी रिटर्न टाइप होती है। जैसे ये है, ये दीज आर द रिटर्न टाइप्स, यानी कि अगर हमने एक बॉक्स बनाया है तो हम शुरू क्या कर रहे हैं, और ये बॉक्स एक फंक्शन है, तो हम शुरू कर रहे हैं कि ये आउटपुट किस टाइप की देगा। रिजल्ट नहीं दे रहा, किस टाइप की आउटपुट देगा। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं उसे कि इस आउटपुट की डेटा टाइप क्या होगी।
ये वो चीज है कि यार ये जो फंक्शन है मेन, इसकी आउटपुट जो भी निकली, अंदर तो जो होता है वो हमें नहीं पता अभी, जो ये आउटपुट निकालेगा उसकी टाइप इंट होगी, ये जो आउटपुट निकालेगा इसकी टाइप डबल होगी। और अगर मैंने यहां अगर लिख दिया वॉइड, तो इसका मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कोई आउटपुट है ही नहीं इसकी। सही है, तो इस केस में कोई आउटपुट नहीं है और इस केस में डबल है। रिटर्न टाइप, नॉट द आंसर, इट्स ओनली द टाइप। ओके, आगे चले। आगे इसका स्पेस आ रही है, स्पेस के बाद नाम इसका मिलता है, जो इस केस में मेन है और इस केस में स्क्वायर है। तो बेसिकली हमारे दो डब्बे बने हुए हैं, दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स है जिसका नाम मेन है और जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा इस केस में, और एक है जिसका नाम है स्क्वायर और ये रिटर्न कर रहा है डबल की टाइप। ठीक है, आगे जनाब हमें पैरेंथेसिस मिलेंगी। अगर ये पैरेंथेसिस एम्प्टी है तो इसका मतलब है ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। वैसे इन जनरल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ मेन को अलाउ करता है कि मेन की जो पैरेंथेसिस है ना ये एम्प्टी हो सकती है। मेन के अलावा कोई भी ऐसा फंक्शन जो मेन नहीं है उसकी ये एम्प्टी पैरेंथेसिस अलाउ नहीं करता। ये कहता है अगर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं लेना तो क्या कर दें, वाइड पुट करें वहां, वाइड। तो इसलिए वाइड मेन वाइड देखा होगा आपने पिछले एक दो लेक्चर में, वाइड मेन वाइड लिखा होता है। वो इसलिए कि यहां जरूरत नहीं है इस चीज के करने की, लेकिन ताकि आपकी एक आदत बन जाए कि यार जब किसी और फंक्शन पे जाएं जहां आर्गुमेंट ना हो तो वहां भी आप वाइड फिर पुट करते हैं। तो वाइड का मतलब है, इस वाइड का मतलब है कि इसकी कोई कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वाइड का मतलब है कि कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। एक ही चीज है, सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से उनकी जो इंप्लीकेशंस है वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, यहां कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा और यहां क्या ले रहा है, यहां ये कह रहा है कि एक आर्गुमेंट लेगा जिसकी टाइप होगी डबल। तो दूसरे लफ्जों में ये चीज तो कोई आर्गुमेंट नहीं ले रही, ये एक आर्गुमेंट लेगी और इसकी टाइप होगी डबल। और फिर पैरेंथेसिस ये क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद ये हमारी मिडिल ब्रैकेट आ गई है। मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट से लेकर एंड तक जो चीज होती है इसको हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। ये बॉडी ऑफ द फंक्शन जिसके अंदर आपकी फंक्शनैलिटी डिफाइंड होती है। आप कहते हैं यार चीज काम कैसे करेगी, कैसे इनपुट को लेगी, अगर कोई इनपुट है उसको प्रोसेस करेगी और अगर आउटपुट देनी है तो उसको फिर कैसे निकालेगी, ये इसके अंदर आता है। ठीक, तो अगर हम इसका टेम्पलेट देखें इस फंक्शन का तो डेट इज रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम स्पेस आर्गुमेंट्स और ये जो चीज है डेट इज फंक्शन बॉडी। तो ये चार चीजें होती हैं आपकी फंक्शन में। अब इस फंक्शन बॉडी में क्योंकि स्क्वायर है तो हमने x इंटू एक्स किया, इसमें डाला और रिटर्न कर दिया रिजल्ट। अगर आपने कोई रिटर्न टाइप दी हुई है और आप रिटर्न नहीं लिख रहा है तो एरर आ जाएगा, आपने कुछ रिटर्न करवाना है। अब इसके अंदर तो देखें, आप चाहते तो x को भी रिटर्न करा सकते थे, लेकिन आप जाहिर बात इसको तो x को कोई फायदा, जो रिजल्ट निकाला उसको निकालना है ना, तो इसलिए आपने रिजल्ट लिख दिया। लेकिन अगर आप यहां x लिख देंगे तो कोई रोक नहीं रहा आपको। लॉजिकल मिस्टेक है आपके प्रोग्राम की, लेकिन प्रोग्रामिंग वाइज कोई मिस्टेक नहीं है इसकी, दैट्स फाइन। तो ये एक एरर आएगा ना, इसी चीज के लिए तो कंपाइलर चेक कर रहा है एरर को कि अगर ये है, यानी कि अगर आपको कहता है कि अगर आपने फ्लोटिंग रिटर्न करना है तो यार फिर ऊपर जाके भी इसकी टाइप चेंज कर लो, ठीक है ना। और अगर आप दो इस तरह की वेरिएशन चाहते हो कि एक रिटर्न फ्लोटिंग करे और एक वो करे, तो फिर आप दो फंक्शंस बना लो, वो ये कहेगा। कंफ्यूजन नहीं तो क्रिएट हो जाएगी उसके लिए, बेचारे के लिए। ठीक है, उधर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन उधर रिटर्न टाइप में खैर उधर भी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। आर्गुमेंट्स में तो होता था, रिटर्न में नहीं होता था उधर भी। अगर रिटर्न आपने दो डिफरेंट चीजें करानी थी तो वहां भी फिर हमें दो डिफरेंट फंक्शन बनाने पड़ते थे। हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग यहां तो सिरे से ही नहीं है, यहां तो आर्गुमेंट्स में भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो जनाब ये इसने ले लिया, रिजल्ट कैलकुलेट किया और रिटर्न कर दिया। अब होगा क्या,
तो ये पूरी चीज जौन सी है दैट इज आर फंक्शन डेफिनेशन. दिस कंप्लीट थिंग इज आर फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, इस लाइन को हम बोलते होते हैं, ये जो लाइन है ना इसको हम बोलते होते हैं सिग्नेचर. ये फंक्शन का सिग्नेचर है, ये वाली लाइन. दिस इज अ फंक्शन सिग्नेचर. दिस इज फंक्शन बॉडी, दिस इज फंक्शन बॉडी, और कंप्लीट दिस थिंग इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन. अच्छा, एक तो होगा फंक्शन डेफिनेशन. तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन को कॉल हम हमेशा किसी और फंक्शन में से ही कर रहे होते हैं. ठीक है, मेन को कॉल हमारा क्या लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कर देगा जब कंट्रोल पास करेगा प्रोग्राम को. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों करके आता है, तो हम इसलिए स्टार्ट ही मेन में हो रहे होते हैं. लेकिन उसके बाद जो भी फंक्शन होते हैं वो ये जो हमारी एक कमांड लाइन बेस्ड ये जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी, इसके अंदर फंक्शन के अंदर से ही कॉल हो रहे होंगे. तो ये देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है डबल टाइप का और स्क्वायर को पास कर दिया. अब एक फंक्शन का कॉल कैसे होगा? फंक्शन का नाम लिखें, आर्गुमेंट्स में जो चीज आप जिसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पास करना चाह रहे हैं वो लिख दें, और सेमी कॉलन आ गया आखिर में. और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगेन एक और वेरिएबल में आएगा, क्योंकि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप डबल थी तो आप इसका रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली फिर एक डबल टाइप में ही रख रहे होंगे. तो इस तरीके से इसकी कॉल है. अब इनमें नाम होना सेम होना जरूरी नहीं है. यहां मैंने इसका नाम ए रखा है तो यहां इसका नाम एक्स है, बिल्कुल है, ऐसा ही है. ठीक है, तो नाम सेम होना जरूरी नहीं है. इधर एबीसी कुछ भी हो सकता था नाम इसका. होगा क्या, जब आप ये इस जगह लिखेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी कॉपी जो कंटेंट्स हैं इस वेरिएबल के वो कॉपी हो रहेंगे इस जगह के ऊपर. तो उसे नाम से कोई गर्ज नहीं है, उसे वैल्यू से गर्ज है. वैल्यू उधर चली जाएगी, वो वैल्यू जाके इधर ऑपरेट होगी, ऑपरेट के बाद रिजल्ट आ जाएगा. डेट्स ऑल. अब देखें ना यहां भी ये जो रिजल्ट जो वैल्यू कैलकुलेट हुई थी इसका नाम क्या था, रिजल्ट, जो कि आपने रिटर्न किया. जब आपने रिटर्न किया तो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कॉपी होगी किसके अंदर, इसके अंदर, आंसर में. तो ये चीज कॉपी हुई है इसके अंदर, तो इसलिए इनके नाम भी सेम होना कोई जरूरी नहीं है. ये एक बात का हम समझ रहे हैं यार नाम सेम होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम डिफरेंट ही होंगे. तो ये एक हमारा एक बेसिक फंक्शन है. एक जो कैच है इसके अंदर वो ये है कि मैंने इस फंक्शन को डिफाइन जहां कॉल हो रहा था उसके ऊपर किया है. तो जो भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं इन जनरल, उनमें क्या होता है कि जो चीज आप यूज करने लगे हैं तो वो चीज पहले डिफाइन होनी चाहिए. ये एक जनरल प्रिंसिपल है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लेक्चर में यूज करने लग रहा हूं कोई वेरिएबल यूज कोई ऐसे ही फिक्रा यूज करने लग रहे हो, पहले आपको पहले डिस्कस नहीं किया तो आप कंफ्यूज होंगे. उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वो फिक्रा डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद फिर मैं उसे इस्तेमाल करूं. इधर भी ऐसा ही है कि जैसे देखिए रिजल्ट को मैंने पहले डिफाइन किया फिर यूज किया उसे. इसी तरह इस फंक्शन को मैंने पहले डिफाइन किया और फिर इस फंक्शन को यहां यूज किया. एक चीज क्या हो सकती है, एक चीज ये हो सकती है कि लेट्स से कि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इस जगह नहीं है. अब जब आप ये कोड कंपाइल करेंगे तो होगा क्या कि कंपाइल करते हुए आया डबल ए हो गया, स्क्वायर, वो कहेगा स्क्वायर क्या है, ऊपर तो कहीं नहीं मिला अभी तक मुझे, वो एरर दे देगा आपको, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा. तो अगर आपने वो फंक्शन किसी और फाइल में डिफाइन किया हो या नीचे कहीं डिफाइन किया हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रोटोटाइप देना पड़ता है. तो फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, जो फंक्शन का सिग्नेचर होता है वो कॉपी पेस्ट कर लें और सेमी कॉलन लगा दें आखिर में. तो जो अभी थोड़ी देर पहले फंक्शन बनाया था उसका अगर हमने प्रोटोटाइप बनाना हो तो क्या हो जाएगा, डबल स्क्वायर डबल एक्स सेमीकोलन. सो दिस कंप्लीट लाइन वाज सिग्नेचर, उसको टर्मिनेट हमने सेमीकोलन में कर दिया. दिस इज आवर प्रोटोटाइप. अब जब आपने यहां ये रख दिया, अब वो आप फंक्शन चाहे इसके नीचे डिफाइन करें या मल्टीपल फाइल्स का प्रोग्राम है किसी और फाइल में डिफाइन करें, वो मिल जाएगा. ठीक, तो जैसे हम देखें ये एक, अगर इसी कोड पे आऊं तो ये देख रहे हैं, ये हमारे कुछ फाइलें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये नजर आ रही हैं लेफ्ट पैन में. अगर आप देखें ना कुछ 40-50 फाइलें, और ये काफी सारे फंक्शंस बने हुए हैं इसके अंदर. और अब वो फंक्शन मुख्तलिफ जगहों पर डिफाइन है, लेकिन उनका क्या किया, उनके जो प्रोटोटाइप्स हैं वो उठा के हमने डाल दिए हैं
एक सेंट्रल फाइल के अंदर, ये देख रहे हैं, ये प्रोटोटाइप्स पड़े हैं, ये एक लिस्ट है प्रोटोटाइप्स की चल रही। अब ये जो फंक्शन इटसेल्फ है ये मुख्तलिफ फाइलों में पड़े हुए हैं और प्रोटोटाइप सारे उठा के हमने एक हेडर फाइल में डाल दिए, तो ये काम कर सकते हैं। या अगर आप ये काम नहीं करना तो आप सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं कि जिस फाइल में अगर आपका सिंगल फाइल का प्रोग्राम है, प्रोटोटाइप्स कहीं और डिफाइन हो रहे हैं, तो आप प्रोटोटाइप को उठा के फाइल के शुरू में ना कॉपी पेस्ट कर दें प्रोटोटाइप को, दैट्स ऑल। तो फंक्शन की डिफाइन एक जगह होगा, प्रोटोटाइप्स आप मल्टीपल जगहों पे उसके डाल सकते हैं। तो प्रोटोटाइप करता क्या बाय द वे? प्रोटोटाइप कहता है कंपाइलर को, जब उधर से होता है पहुंचता है ना, स्क्वायर पे पहुंचा, स्क्वायर ने कहा यार मुझे डेफिनेशन नहीं मिली इसकी, तो लेकिन अच्छा प्रोटोटाइप हमें मिल गया। वो कहेगा अच्छा चलो मैं इस चीज को कंपाइल कर देता हूं एंड बिलीव ये करता हूं कि जब मैं लिंक कर रहा हूं तो उस वक्त मुझे डेफिनेशन इसकी मिल चुकी होगी। अगर लिंकिंग के टाइम पे डेफिनेशन नहीं मिलती तो लिंकर एरर आएगा, कंपाइल ये अब कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये इसका काम होता है प्रोटोटाइप का, कि ये हिंट देता है कंपाइलर को कि परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन है तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, इसी फाइल में किसी और फाइल में मिल जाएगी या किसी लाइब्रेरी से मिल जाएगी, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, ये चीज ज़हन में रखते हुए बस इसको क्या लेंगे कंपाइल कर देता कि हो जाएगी। फिर उस फंक्शन डेफिनेशन को ढूंढता कौन है? वो लिंकर ढूंढता है फिर जाके। अगर लिंकर को मिल जाए तो प्रोग्राम बिल्ड होता है, ना मिले तो फिर प्रोग्राम वो लिंकर का एरर आता है उस केस में। तो ये जनाब थे हमारे क्विक सा कह लें कि राउंड फंक्शन का। ये फंक्शन हमारे सिंगल वेरिएबल हैं, ये मल्टी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये फंक्शन कर रहे हैं तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए। वेरिएबल्स हमने कर लिए थे, इनके डेटा टाइप्स कर लिए थे, वेरिएबल्स की ना हमने अभी तक स्टोरेज क्लासेस और स्कोप नहीं किया कि उनकी स्टोरेज क्लास क्या है, उनका स्कोप और विजिबिलिटी क्या है। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोग्रामिंग में बताया जाता है, यहां इस चीज का लेकिन पता होना जरूरी है हमें कि इसका यूज पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यार कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो नजर कहां कहां हमें आता है। अब ये जो वेरिएबल हमने बनाया ए, ये हमें इसी डब्बे के अंदर नजर आएगा। इस डब्बे से क्या मुराद है, ये स्टार्ट ब्रैकेट्स लेके इस ब्रैकेट यहां इसी के अंदर हमें नजर आएगा, इसके बाहर नहीं हमें मिलेगा। या अभी थोड़ी देर पहले ये जो हमने स्क्वायर बनाया था ऑपरेटर, इसको दोबारा मैं डिफाइन कर देता हूं। अब ये जो रिजल्ट का वेरिएबल है ये यहां हम यूज नहीं कर सकते, ये इधर ही यूज होगा, इसी ब्लॉक के अंदर होगा। और ये जो मैं टर्म ब्लॉक की यूज कर रहा हूं, इस ब्लॉक से क्या मुराद है, कोड के ब्लॉक में थोड़ा होता है। जैसे ये फंक्शन का ब्लॉक है, ब्लॉक जो भी मिडिल ब्रैकेट्स स्टार से लेकर एंड तक होता है, ये एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। तो फंक्शन में भी इस तरह का एक ब्लॉक बना होता है, लूप्स के अंदर भी इस तरह का ब्लॉक बना होता है। तो जो भी विजिबिलिटी है लोकल वेरिएबल्स की वो ब्लॉक के अंदर होती है। लोकल वेरिएबल क्या है, जो उस ब्लॉक के अंदर डिफाइन हो उन्हें हम उस ब्लॉक का क्या लेंगे, लोकल वेरिएबल कह देते हैं, वो लोकल वेरिएबल होता है। तो वो वेरिएबल हमें उसी ब्लॉक के अंदर नजर आता है, उसके बाद नहीं। क्यों? जैसे ही एंड ब्रैकेट आती है वो लोकल वेरिएबल खत्म हो चुका होता है। एक तो खत्म होता है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है, और सेकेंडली नजर भी नहीं आता वो। तो ये एक चीज याद रखने की है कि बात का लोग ये करते हैं कि यार इधर होंगे, कहेंगे यार अच्छा हम एक्स यूज कर लेते, नहीं एक्स नहीं कर सकते। हम जिस ब्लॉक के अंदर जो चीज है उसी की चीजें यूज कर सकते हैं, दूसरे ब्लॉक की चीजें यूज नहीं कर सकते। जैसे इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो इस कमरे में हम इस कमरे के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। इस कमरे में ये स्विच बोर्ड है एक हमारा, तो जब इसके बटन ऑन ऑफ करेंगे तो इस कमरे के ही आइडियली ऑन ऑफ होने चाहिए। ये नहीं है कि हम ऑन ऑफ इधर कर रहे हैं, वो दूसरे कमरे के साथ बल्ब ऑन ऑफ होने लग गए। ये एक अजीब सी काम हो रहेगा, क्या ख्याल है? जो कि आप कहेंगे यार ये पता नहीं गलत वायरिंग हो गई है। और दूसरे कमरे वाले जब इस तरह ऑन ऑफ करें तो इस कमरे का कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब दोनों कमरों में वैसी ही कुछ ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं और वैसे ही कुछ बटन है, लेकिन जब उधर का बटन दबाते हैं तो उधर की ट्यूब ऑफ होती है, जब इधर का दबाते हैं तो इधर का फैन चल पड़ता है। तो इधर भी ऐसे ही है कि लेट्स से कि अगर ये डबल एक्स है और इधर मैं इस वेरिएबल का नाम अगर एक्स रख दूं तो इस एक्स का
उस एक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये कि वो वैल्यू शेयर करते हैं और इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस कमरे का एक्स है, वो दूसरे कमरे का एक्स है। सिर्फ ये हुआ कि जब मैंने इसे कॉल किया तो जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी थी वो मैंने उसे पास कर दी थी, और कुछ नहीं। तो होता क्या है, अगर अब हम इनकी एक देखें तो जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी विजिबिलिटी क्या होती है ब्लॉक के अंदर, वो ब्लॉक के अंदर नजर आते हैं, ब्लॉक के बाहर नहीं नजर आते। जिस ब्लॉक के अंदर वो डिफाइन होते हैं उधर नजर आते हैं। तो अगर हम एक क्विक सी ड्रिल कर लें, लेट से कि हम ना एक कोड बनाते हैं कि वॉइड मेन वॉइड, इधर हमने लिखा इंट x इक्वल टू 3 और इंट y इज इक्वल टू 7, इंट z इक्वल टू x प्लस वाई और z प्लस प्लस स्टार्ट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट x इक्वल टू 4, इंट x इक्वल टू 4 और z इक्वल टू x प्लस वाई। प्रिंट एफ, एक इधर भी प्रिंट एफ लगा दिया, मैंने इधर भी प्रिंट एफ लगा दिया। प्रिंट एफ क्या करता है, स्क्रीन में प्रिंट करता है। मैं प्रिंट एफ क्या करवा रहा हूं, मैं पूरी लाइन नहीं अभी लिख रहा, या बस इसको निकाल तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आपके ख्याल में इधर z की क्या वैल्यू होगी? क्यों जी, यहां z की क्या वैल्यू बनती है? 10, और यहां क्या हो रहेगी? 11। ये कोड ठीक है लिखा हो? क्या मैं लिख सकता हूं इस तरह की एक्सप्रेशन के बाद इस तरह का कोड? अगर मैंने इस तरह की मिडल ब्रैकेट डाल दी है ना, फिर मैं लिख सकता हूं। क्यों? ये एक नया ब्लॉक शुरू हो रहा है और मैंने बताया था कि ब्लॉक के शुरू में हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक नया ब्लॉक शुरू हो तो अब मैं लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं खत्म कर दूं तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने डाली हुई है तो लिख सकता हूं। यहां क्या वैल्यू होगी z की? कुछ होगी या कुछ भी नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में? या हमेशा कुछ ना कुछ होता है, और अगर कुछ नहीं होता तो उसका शायद मतलब ये होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कंपाइल नहीं होगा। क्या कंपाइल नहीं होगा कोड? ये कंपाइल होगा ये कोड? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई जौन सा है नहीं है। अच्छा, इसमें एक मगर मजेदार की बात है, वो ये कि ये अपने से ऊपर वाले ब्लॉक में देखेगा। ये एज ए फंक्शन कॉल नहीं आया, इसी के अंदर ही था चल रहा। ये इसने ऊपर देखा, ऊपर से मिल गया वाई, ऊपर मिल गया वाई, तो ये उस वैल्यू को इस्तेमाल कर लेगा ऊपर वाले के। अच्छा, ये किसी और ब्लॉक की बात नहीं हो रही, ये बेसिकली इसी कमरे के अंदर ना हमने एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना लिया था। और जैसे एहतिकाफ वाले नहीं बैठे थे मस्जिद में, वो लगा के उधर ही एक छोटे छोटे कमरे बना लेते हैं। उधर से कोई चीज नहीं मिली तो मस्जिद के बाकी हॉल से उठा के कोई चीज इस्तेमाल कर लेने लगे। इधर भी यही हालात हो रहे हैं कि इधर देखेगा एक्स इसने देखा अपने ब्लॉक के अंदर, इसे एक्स ये वाला मिला, अगरचे बाहर भी एक्स, लेकिन इसने ये वाला इस्तेमाल किया अपने ब्लॉक के अंदर ये वाला एक्स पड़ा हुआ। अब मैं इधर खड़ा हूं, मेरे पास एक ग्लास पड़ा हो, तो मैंने जरूर बाहर वाला ग्लास पकड़ना, मैं अपना ये वाला ग्लास पकड़ूं, इसे इस्तेमाल करूं। लेकिन मुझे साथ कोई टी कप चाहिए और टी कप जा नहीं पड़ा, तो मैंने कहा ओ यार वो पकड़ाना जरा टी कप। तो इधर भी यही हालात है कि एक्स अपने ब्लॉक में से मिला तो एक्स की से ये वाली वैल्यू यूज कर ली, लेकिन वाई से ऊपर वाले ब्लॉक में से मिला तो उसने उधर से यूज कर लिया। तो यहां अब z की वैल्यू आएगी 11। अच्छा, अब यहां बताएं कि यहां पे z की क्या वैल्यू होगी इस जगह के ऊपर? इस जगह पे z की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, एक मिनट, थोड़ी सी मैं इसको अगर 5 कर दूं ताकि वो जरा कंफ्यूजन ना हो, लेट्स से इसको 6 कर दूं, तो अब यहां z की वैल्यू बनती है 13। तो अब बताएंगे ब्लॉक खत्म होने के बाद z की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 11 होगी कि 13 होगी? 13 होगी।
इसका जवाब ये है कि ये आपने देखना है कि z इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन हुआ है कि ऊपर वाले ब्लॉक का। अगर तो ऊपर वाले ब्लॉक का तो ये याद रखेगा वैल्यू क्या है इधर से निकल के भी, क्योंकि z ऊपर वाले ब्लॉक का है तो यहां से निकलने के बाद ये याद रखेगा कि मेरी क्या वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू क्या है 13 हो गई। लेकिन अगर मैं लिख देता यहां इंट z, अब ये होना था कि ये वेरिएबल इस डब्बे के अंदर बन रहा है और जैसे ही एंड ब्रैकेट आनी थी खत्म हो जाना था, उड़ जाना था। जब उड़ जाना था, जब यहां पहुंचकर हमने z को प्रिंट कराना था तो इसने ये वाले z की वैल्यू उठानी थी। ये जरा अजीब सा कुछ चीजें मिक्सिंग होना शुरू हो गई हैं। मसला है कि ये आप लोगों ने अक्सर कर लिया करनी है ये वाली कंट्रोलर वाले कोड में, क्योंकि उधर बात का ये तक कुछ ऐसी टाइप्स होती है वो एक्सप्लिसिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो इम्प्लिसिटली उसे डिफाइन कर देता है। जब डेटा वेरिएबल्स बनाते हैं ना, उसकी सी इस तरह की है। वैसे तो हमें जब भी कोई वेरिएबल बनाना पड़ता है, वो ना मिले तो उसको बाय डिफॉल्ट इंट की टाइप देकर डिफाइन कर लेता है। उससे बचने के लिए मैं ये चीज अभी बताना चाह रहा हूं। तो फर्क क्या है कि यार यहां इसकी वैल्यू 11 है, ये आए, ये एक अलग चीज बनी और जहां पहुंचे तो कुछ और हो गया। सही तरीके से समझ किस तरह आएगी कि अगर आप ना मेमोरी मैप अगर बना लिया करें ना साथ साथ, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये चेक करें, मेन के अंदर आए, आते ही हमें इंट अभी हम इस डिस्कशन में ले रहे हैं 4 बाइट्स का, ठीक है। तो ये जनाब एक लोकेशन बन गई x और इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 3, फिर y बन गया, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 7, z बन गया, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है x प्लस वाई विच इज 10। और जब हमने इंक्रीमेंट किया इसे तो इंक्रीमेंट होकर ये चीज बन गई 11। अच्छा, ये ब्लॉक शुरू हुआ, एक नया ब्लॉक शुरू हुआ। अब इसके अंदर अब जो चीजें बनेंगी वो इसी ब्लॉक के अंदर नजर आएंगी जो इधर बनेगी। इधर आए एक x बना, अब ये वो वाला x नहीं है कि उसके अंदर हो जाए, ये एक और x बन चुका है और इसके अंदर 6 पड़ा हुआ है। y यहां वो नहीं बना, तो y इसने अब ऊपर वाला उठाना है, तो z अलबत्ता नया बन गया, ये ले जी z। तो इस z ने अब क्या किया कि x ये वाला उठाया और y ये वाला उठा के इनको ऐड कर दिया। अच्छा, जैसे ही एंड ब्रैकेट आई, हमें पता है एंड ब्रैकेट आएगी तो उस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स बनेंगे खलास हो जाएंगे। तो जैसे ही एंड ब्रैकेट आई साथ ही ये खत्म हो गए। अब जब यहां आके हमने प्रिंट करना चाहा तो z कौन सा नजर आ रहा है हमें, वो वाला z जिसमें 11 पड़ा है, तो इसलिए 11 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आराम से याद रखें, कोई इसमें कोई वियर्ड सी साइंस नहीं है, नॉर्मल है, कॉमन सेंस की बात। जैसे इस कमरे में मैंने कॉल किया कि यार इस कमरे में कोई जो है से क्या नाम है तुम्हारा आज का, दिशान। तो दिशान, यही दिशान है, शरीफ आदमी ये उठ के आगे जी सर। लेकिन अगर दिशान नहीं है और मैंने लाउड स्पीकर भी लगाया, दिशान कहां है, तो 7 वाली शायद क्लास में, तो वो भी शायद उठ के आ रहा है। अगर एक बड़ी क्लास होती है, एक हॉल होता, एक हम हॉल में बैठे हुए हैं और इंटरव्यूज हो रहे हैं उसके अंदर, तो मेरे पास जो बंदा है अगर उसका नाम निशान है, ठीक नहीं तो मैंने कहा जीशान, तो जो दूसरी जगह भी कोई बेंच पे बैठा होगा वो बंदा उठ के आ रहेगा कि यार शायद फिर मेरा जिक्र हो रहा होगा। इधर भी यही वाले हालात। तो ये आपने ये वाली चीज ध्यान में रखनी है कि स्कोप कैसे चेंज होते हैं। अच्छा, ये वाली चीज इसका फायदा क्या है इन ब्रैकेट्स का, कि अगर आपने कभी कोड के अंदर क्विकली बीच में कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो जिसे बाद में आपने डिलीट करना है, तो आप ये बना लें, ब्रैकेट्स डिफाइन कर लें। ठीक है, देखो इसका फायदा क्या हुआ, मैं ये लाइन लिख सकता हूं, ये वाली लाइन, अगर ये ब्रैकेट्स ना होती, ये कंपाइलेशन का एरर था कि कोई भी आपकी एक्सप्रेशंस हैं जहां सॉल्व हो रही है उसके बाद आप ये वाली नई डेफिनेशंस नहीं कर सकते। ये हमने रूल बताया था। इस रूल को बाईपास करने का क्या तरीका हमने बताया, ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, आपने नहीं करना ये वाला काम। ठीक है, ये जैसा आपको वैसे एक क्विक से एक डर्टी टिप सी बताई है। अच्छा, और ये वाली चीज ज्यादातर कहां यूज होती है, मसला ये है कि मैं कहता हूं कि यार एक हम फॉर की लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और अंदर हमने आके कुछ भी नहीं किया लेट्स से, और बाहर निकल के हमने कहा, बाहर निकल के चले जो भी कहते हैं, पहली तो बात ये कि ये चीज वैसे गलत हो ही नहीं। ये देख रहे हैं आप कि एक एक्सप्रेशन आ गई है बीच में, उसके अंदर हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर की लूप में इनफैक्ट हम डिफाइन कर ही नहीं सकते सी के अंदर, तो हमें ये जो आई का वेरिएबल है ना, हमें ये यहां कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, इंट आई। अब हम करना पड़ेगा i इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस लूप के अंदर मैं वेरिएबल्स बना सकता हूं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं आप ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट बंद हो रही है, इधर मैं बना सकता हूं इंट x और x प्लस प्लस लेट्स,
लेकिन ये वेरिएबल यहां नजर आएगा जब मैं बाहर निकल जाऊंगा लूप से और यहां प्रिंट कराना चाहूंगा, वहां उसे ये वेरिएबल नहीं नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस लूप के अंदर इस बेचारे को ये बाहर वाले सारे नजर आ रहे हैं, जो इसके बाहर खड़े हैं वो सारे इसे नजर आ रहे हैं। इसे ये y भी नजर आ रहा है, इसे ये z भी नजर आ रहा है, इसे नजर आ रहा है। तो अगर ये बॉक्स है तो ये ब्लॉक्स बनते हैं ना, ये समझे कि ये इसके अंदर कुछ और डब्बे बनते जा रहे हैं, कुछ और बनते जा रहे हैं, कुछ और बनते जा रहे हैं। ये कोई एक और ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर कुछ बनते जा रहे हैं। अब ये है क्या, इस ब्लॉक के अंदर जो चीज बनी है वो इधर ही खत्म हो जाएगी। इसे एक चीज कि जो इधर वेरिएबल क्रिएट होगा वो यही खत्म हो गया। दूसरी चीज क्या है, इस ब्लॉक को जो इसके ऊपर वाले ब्लॉक में तमाम के वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे, अगर वो यहां डिफाइन नहीं हुए, दोबारा डिफाइन नहीं हुए तो ऊपर से उठाता रहेगा ये। फिर ये जो ब्लॉक है, ये बाहर वाला ब्लॉक है, उसको इसके अंदर वाले वेरिएबल्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन अपने में से बाहर वाले नजर आ रहे हैं। तो हर ब्लॉक को अपने से अंदर वाले के वेरिएबल नहीं नजर आते, अपने से बाहर के वेरिएबल नजर आते हैं। तो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। ये फंक्शन नहीं है डेट से, ये एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक की बात हो रही है। तो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। ब्लॉक कैसे बनते हैं, इन ब्रैकेट से। इसके अंदर मैं मजीद ब्रैकेट डाल के और भी बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन ख्वाह में बनाने की जरूरत नहीं, इससे उल्टा आपको कंफ्यूजन होगी और कुछ नहीं। तो ये वाला जो ब्लॉक है, सबसे बड़े वाले जो ब्लॉक है भाईजान, ये सबसे आखिर में खत्म होंगे, लेकिन इनको अपने से अंदर वाले ब्लॉक पर कुछ नजर नहीं आ रहा। इस ब्लॉक को बाहर वाले का नजर आ रहा है, इसका नहीं नजर आ रहा, और ये छोटू अंदर है सबसे, इसको सबका बाहर वाले का नजर आ रहा है, लेकिन इसके वेरिएबल जैसे ही हम इधर से निकलेंगे खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये ग्लोबल नहीं है, ये भी लोकल वेरिएबल ही है, लेकिन ये क्या है कि जब हमें इधर आके x लिखा तो अब ये एक नया x बन गया था, और जब मैं x प्लस प्लस लिखूंगा तो ये वाला x प्लस प्लस हो रहा है, फिर बाहर वाला नहीं हो रहा। रूल क्या है कि अगर ब्लॉक चेंज हो रहा है तो फिर जो इनर मोस्ट ब्लॉक है वो वाला x यूज होगा, अगर उधर नहीं पाएगा तो फिर से ऊपर वाले का होगा। अगर ये मैं यहां डिफाइन नहीं करता x प्लस प्लस, फिर इसका यूज होना था। तो लोकल वेरिएबल्स ये हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि किसी ब्लॉक के अंदर बनते हैं। उनकी लाइफ क्या होती है, जैसे ही एंड ब्रैकेट आती है वो खत्म हो जाते हैं। उनकी विजिबिलिटी क्या होती है, वही ब्लॉक एंड ऑफ द ब्लॉक तक होती है उनकी विजिबिलिटी। ये दो इंपॉर्टेंट रूल है जो जहन में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है कि लोकल वेरिएबल्स की लाइफ एज सुन एज जैसे ही एंड ब्रैकेट आएगी एक्स से ये वाले एक्स से खत्म हो जाना। या अब इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, मैं कह दूंगा एंड, लेट्स से इसका नाम है एम। तो जैसे ही एंड ब्रैकेट आएगी एम साहब खत्म है, इसकी लाइफ इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान ही है, जब ये डिफाइन हुआ उससे लेकर एंड ब्रैकेट तक। ये जो z है, ये वाली जो एंड ब्रैकेट आ रही है यहां तक चलेगा, इसके बाद खत्म है। तो ये तो दो चीजें होती हैं, एक होती है लाइफ, कि लाइफ क्या है वेरिएबल की, और दूसरी है उसका विजिबिलिटी क्या है, कहां वो नजर आ रहा है, जहां नजर आ रहा है वहीं इस्तेमाल होता है। तो ये दो अलग-अलग चीजें। तो लोकल वेरिएबल की लाइफ और विजिबिलिटी वो उस ब्लॉक तक होती है जिसमें वो डिफाइन होते हैं। उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स बनते कहां हैं, स्टैक के ऊपर। ये जो आपका स्टैक होता है ये उसके ऊपर बनते हैं लोकल वेरिएबल्स। स्टैक आपका किधर बन रहा होता है, ये आपकी डेटा मेमोरी में जाके बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लोकल वेरिएबल्स हो गए। फिर उसके बाद क्या आ रहेंगे हमारे, जो भी ऐसे वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन से बाहर डिफाइंड है उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स कह देते हैं। जो भी फंक्शन से बाहर डिफाइंड होंगे उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। जब भी फंक्शन के अंदर आ गए वो लोकल वेरिएबल, जब फंक्शन से बाहर चले गए तो ग्लोबल वेरिएबल। तो लेट्स से कि ये हमारा ये कोड लिखा हुआ है और हमने इस कोड के ऊपर किसी भी फंक्शन से बाहर हमने डिफाइन कर दिया वेरिएबल कि इंट ग्लोबल लेट्स से जी वार इक्वल टू 3। अब ये जो वेरिएबल बनाया है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसकी लाइफ क्या है, इसकी लाइफ, क्योंकि ये किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा, तो अब हम लाइफ कैसे डिफाइन करें। इसकी लाइफ होती है एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता ये जिंदा रहेगा। एक बात। नंबर 2, ये नजर कहां आएगा,
ये जनाब हमें एंटायर प्रोग्राम में नजर आ सकता है। जहां जहां हम इसका प्रोटोटाइप डालते जाएंगे ना जिस फाइल में, उधर उधर ही हमें नजर आता रहेगा। तो प्रोटोटाइप हम डाल सकते कहीं भी, तो इस चीज को एक्सटेंड कर लें तो हम कह सकते हैं पूरे प्रोग्राम में हमें नजर आ सकता है। ये इस फंक्शन में भी नजर आ जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर भी नजर आ जाएगा। मल्टी फाइल प्रोग्राम है तो दूसरी फाइल में अगर मैंने इसका प्रोटोटाइप डाल दिया उठा के तो वहां भी नजर आ जाएगा। ये ग्लोबल वेरिएबल साहब है। तो लोकल वेरिएबल से इसका काफी फर्क बन रहा है ना। लोकल वेरिएबल सिर्फ ब्लॉक के अंदर था, नजर भी नहीं आता था, लाइफ भी इसकी वहां तक थी। ग्लोबल वेरिएबल एंड ऑफ द प्रोग्राम तक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गए हमारे। तो ग्लोबल वेरिएबल भी काफी यूज हो रहे होते हैं कंट्रोलर वाले कोड में। अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती ग्लोबल वेरिएबल, बुरी प्रैक्टिस होती है ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करना, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी चेंज कर सकता है और आपका भूल सकते हैं यार किस पार्ट ऑफ द कोड ने चेंज किया है इसे। दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन कंट्रोलर वगैरह के कोड में हम कर लेते हैं, वहां हम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे तो वहां हम कर लेते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि जितना आप अवॉइड कर सकें ग्लोबल वेरिएबल को अवॉइड कर लें। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो एक लोकल वेरिएबल हो गया, एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। इसके अलावा भी कोई होता है कि नहीं होता? इसके अलावा भी कुछ होते हैं, उनको जब टाइम आएगा फिर बता देंगे। वो स्टैटिक के साथ होता है कि स्टैटिक ग्लोबल है कि स्टैटिक लोकल है वो वेरिएबल, उसको हम बाद में डिफाइन कर लेंगे। तो ये जनाब हमने दो चीजें देख ली, एक तो वेरिएबल का लाइफ क्या होता है और दूसरा वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। लूप्स का तो आपको आती है, लूप्स को तो मेरे ख्याल में मुझे रिफ्रेशर करने की जरूरत नहीं है। लूप्स आसान तरीन चीज है दुनिया की, है ना। जब भी काम हमने रिपीटेडली करना है तो लूप लगा देते हैं। और लूप से पहले आती हैं क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं कि इफ 7 एल्स, क्या ठीक कोड लिखा हुआ है? इस कोड में कोई मसला तो नहीं ना, या गड़बड़ है इस कोड में? ये कंपाइल हो रहा है क्या कोड? क्यों? इफ तो लगा हुआ है, कंडीशन के बगैर भी लगा सकते हैं हम। इफ ने ये देख रहे हैं सिंपली कि मेरे आर्गुमेंट्स के अंदर कोई नॉन जीरो चीज दी हुई तो चल जाऊं, 7 दी है 7 नॉन जीरो, तो हमेशा ये चीज ट्रू होगी, ये एल्स कभी भी नहीं चलेगा। तुम लोगों को तो सलादत पड़ी हुई है इस तरीके की, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, अब चलेगा। इन दी एंड इसने भी क्या करना है? इन दी एंड इसने एवेल्युएट होना है कि क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है। इसका जवाब या यस है या नो है। यस का मतलब है कि 1 और नो का मतलब है 0। तो अगर जवाब 1 आया है तो ये चीज चलेगी, 0 आया तो ये वाली चीज चलेगी। ये कंडीशन स्टेटमेंट आती है हमारी। तो कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर विदाउट कंडीशन चेकिंग भी हम काम कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं लिख दूं कि इंट x इक्वल टू 3 और यहां मैं लिख दूं इफ x, तो क्या होगा? कौन सा कोड का हिस्सा चलेगा? ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा? ऊपर वाला है। क्यों? गया x की वैल्यू है 3 तो ऊपर वाला चलेगा। अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो नीचे वाला चलेगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कह दूं कि अच्छा लेट्स से अगर ये x इक्वल टू 1 होता और मैं कह देता x माइनस माइनस, अब क्या होता? अब इफ चलता कि एल्स चलता? एल्स चल जाता। बिल्कुल ठीक। तो ये बेसिकली याद क्या रख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में कि आर्गुमेंट के अंदर 0 है कि नॉन 0 है। उस आर्गुमेंट को आप अलग से वैल्यूएट कर ले। वो आर्गुमेंट कोई कंडीशन की भी वैल्यूएशन हो सकती है, सिंपल कोई वेरिएबल भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज वो वेरिएबल नॉन 0 है, वो कंडीशन ट्रू है, 0 है तो वो कंडीशन फॉल्स है। ये इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं। और वाइल की लूप, वाइल की लूप क्या होती है? वो इफ की कंडीशन स्टेटमेंट ही होती है। अभी देखी थी ना, क्या था? इंट x इक्वल टू 3 बनाया था। वाइल क्या होता है? वाइल x माइनस माइनस। ये लूप कितनी दफा चलेगी? -3 तक। ये -3 तक क्या मुराद है?
-3 वाली कहानी कहां से आई है, ये मैं परेशान हो गया अंदर से। इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा सा। ये लो करेक्टर x इक्वल टू 3। एक बार कैसे चलेगी देखो, पहली दफा हम आए, अच्छा ये एक तो यार ये वाले काम छोड़ दो, तुक्के लगाने वाले, जस्ट इसको इवैल्यूएट करो, ड्राई रन करो। देखो जब आप इस इधर आए तो इस वक्त x में क्या पड़ा हुआ है 3, नॉन जीरो है, अंदर आ गया, अंदर आके हमने इसे डिक्रीमेंट कर दिया, ये 2 हो गया। अब ऊपर गए 2, फिर चलाओ 1, फिर चलाओ 0, रुक जाओ, तो 3 दफा चलेगी। -3 किसने कहा था, तो 3 दफा चलेगी। जैसे 0 टकराई साथ ही भागी। अच्छा सवाल यहां मजेदार नहीं, सवाल अगला मजेदार है। अगर मैं ये कर दूं प्लस प्लस, अब ये लूप कितनी दफा चलेगी, हमेशा। सारे लोगों का ये इत्तेफाक है, हमेशा चलेगी। हमेशा वाली लूप को हम कहते थे फॉर एवर लूप, है ना। मशवरा करें जी, लाइफ लाइन इस्तेमाल करें आप। वैसे बाय द वे इसका ड्राई रन क्यों नहीं कर लेते थोड़ा सा, कि ये x इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे ही है। अच्छा x करैक्टर है हमारा, तो करैक्टर की हमने आपको किसी दौर में बताई थी, रेंज बताई थी करैक्टर की। साइंड करैक्टर है लेट से, तो इसकी रेंज क्या है -128 से +127। तो इसका मतलब क्या है कि पहली दफा ये इंक्रीमेंट हुआ 4 हुआ, 5 6 7 जलता जा रहा है, चलते चलते ये पहुंच गया 127 पे। 127 में जब फिर प्लस हुआ तो ये ओवरफ्लो हो गया, यानी कि यूं जा रहा था ना भाई ये वाला, कि ये 3 था, ये जलता जा रहा है, टिक 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 टिक, चलते चलते ये 127 पहुंचा। जब यहां पहुंचा तो 127 से जैसे ही एक हमने प्लस किया ना, तो जो वैल्यू बनती है वो उल्टा सबसे मिनिमम वैल्यू बन जाती है, एकदम धड़ नीचे आके गिरा, -128 पे आ जाएगा, -128 पे है। अच्छा फिर लेकिन इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो -128 + 1 क्या हो जाएगा -127। चलो अब ये फिर बढ़ना शुरू हो गया, और एक टाइम आएगा जब ये पहुंचेगा -2 -1, और जैसे ये 0 आया है साथ लूप हो गई हमारी खत्म, कड़क। तो ये फॉर एवर तो नहीं थी लूप, थोड़ा सा टाइम लगा, और आपको तो ये टाइम ज्यादा लग रहा है, वैसे ये टाइम इतना है नहीं है, क्योंकि आपका अगर कंट्रोलर चल रहा हुआ 2 मेगाहर्ट्ज पे, या ये पीसी चल रहा है हमारा 2 गीगाहर्ट्ज पे, तो प्लग झपकने का टाइम तो बहुत ज्यादा है, ये कुछ नैनो सेकंड्स में काम हो चुका होना, खत्म। शॉर्ट होगा थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा, इंटीजर होगा थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन जितना मर्जी बड़ा वेरिएबल बनाते जाए वो टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो 0 आना ही है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ल्ड लेंस है, इन्होंने ओवरफ्लो होना है, कभी ना कभी ओवरफ्लो होकर दोबारा शुरू होना है, होते होते इन्होंने दोबारा उधर पहुंच जाना। तो एक सर्कल में चलती रहती है फाइनाइट वैल्यूज जो सी होती हैं, अगर इंक्रीमेंट करते रहे तो कितनी दफा ये चलेगी लूप, ये 128 दफा तो हो गई आपकी नेगेटिव जोन में, और 3 से लेकर 127 तक वो कर लो, तो 128 + 124, तो तकरीबन 252 टाइम्स ये चलेगी लूप हमारी, 252 या 253 जो भी आप एग्जैक्ट बना लें, तो उतनी दफा ये चलनी है लूप। तो दिस इज नॉट फॉर एवर लूप। फॉर एवर लूप अगर बनानी है तो उसका तरीका क्या होगा, वैसे आसान तरीन, ये इस तरह के कोई वेरिएबल रख दो ना जिसने कभी भी चेंज नहीं होना, चाहे 1 ही क्यों ना रख दो, ले लो, ये लो जी while 1। जब हम कहते हैं ना ये फॉर एवर लूप लगा दो, तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल while 1 लगा दो यार, ये while 1, ये देखें, अब ये 1 तो एक कांस्टेंट है, लूप के अंदर जो मर्जी तबाही हो रहा है इससे तो चेंज नहीं होना बेचारे ने, और ये 1 है, हमेशा ही 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब उसने हमेशा चलते रहना, तो दैट्स अ फॉर एवर लूप। तो ये वाली लूप हम बहुत इस्तेमाल करेंगे हम अपने कंट्रोलर के कोड में। कंट्रोलर के कोड का जो आखिरी चीज होती है वो एक while 1 की ही लूप होती है, कि उसके अंदर प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है। पीसी के अंदर तो हम प्रोग्राम चलाते हैं, चला के बंद कर देते हैं। कंट्रोलर्स की दुनिया में जो प्रोग्राम चलना होता है वो 24/7 चलना होता है, 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक।
तो एक while 1 की आखिर में एक लूप लगी होती है और उसके अंदर वो प्रोग्राम रिपीट होता रहता है हमेशा फॉर एवर की लूप। हम अपने पीसी वाले कोड में नहीं लगाते ये, जो हम पीसी में कर रहे होते हैं, लेकिन कंट्रोलर की कोड में हम इस लूप को काफी इस्तेमाल करेंगे, while 1 की लूप को। ठीक है, तो while 1 की लूप का काफी इस्तेमाल आएगा। तो कभी आपने फॉर एवर लूप लगानी हो, while 1 या 2 या 3, while 3 भी लिख देंगे फिर भी फॉर एवर ही है, while 100 लिख देंगे फिर भी फॉर एवर है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं while -1, अब क्या होगा हसीब? while -1 अगर हमने कर दिया, कुछ लोग सोच में पड़ गए हैं। जी नहीं, जहांगीर ये कितनी दफा चलेगी? एक दफा नहीं। देखो यार, ये -1 है, -1 दूसरे लफ्जों में क्या -1 जीरो होता है? नहीं होता, इसका मतलब नॉन जीरो है। और दूसरे लफ्जों में कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा चलती रहेगी यार। +1 करना है तो फिर भी हमेशा चलती रहेगी। -1 लिख दो, +1 लिख दो, असल बात यह कि चीज नॉन जीरो होनी चाहिए। जब ये नॉन जीरो है हमेशा चलेगी, रिगार्डलेस के ये प्लस है कि माइनस है। प्लस माइनस से कंफ्यूज ना करना, ये कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, इट विल रन ऑलवेज। ठीक है, इस चीज का ये वाइल की लूप थी हमारी। इसी की बड़ी बहन कौन होती है? फॉर की लूप, जो कि हम इस्तेमाल कर चुके हैं कई दफा। तो एक बार पहले वाइल की लूप का थोड़ा सा देख लें। तो वाइल की लूप, एक छोटी सी वाइल की लूप लिखते हैं, उसी को फिर हम फॉर की लूप बना लेते हैं। ठीक है, तो वाइल लेट्स से इंट x इक्वल टू 5, और जहां हमने लिखा x और यहां हमने लिख दिया कि यार कोई वेरिएबल है कि इंट y इज इक्वल टू 3 प्लस x और x माइनस माइनस, दैट्स ऑल। ये वाइल की लूप है। ये लूप कितनी दफा चलेगी? 5 दफा, 5 दफा चलेगी ये लूप। 5वीं दफा के बाद ये जीरो हो चुकी होगी। इसी चीज को अगर कहेंगे फॉर की लूप में लिखना तो कैसे लिखेंगे? फॉर की लूप में ये हो रहा है कि फॉर वो इंट x तो ऊपर डिफाइंड हुआ है हमारा, सिंपली हमने ये कहना है कि x इक्वल टू 5 कहां तक चले? x जब तक ग्रेटर देन 0 है, और ये जो मॉडिफायर है ये यहां डाल दिया हमने, और अंदर सिर्फ जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये फॉर की लूप है। तो फॉर की लूप में अगर आप देखें ना, फॉर की लूप एक नीट सा इंटरफेस देती है आपको। वाइल की लूप में चीजें बिखरी हुई हैं। वाइल की लूप में वेरिएबल के इनिशियलाइज यहां कहीं हमने किया है, चेक हम इसको यहां कर रहे हैं, मॉडिफाई में इसको यहां कर रहे हैं, बिखरी हुई हैं चीजें लूप में। फॉर की लूप एक बड़ा स्ट्रक्चर सा है, इनिशियलाइज, कंडीशन चेक, कंडीशन मॉडिफाई, वेरिएबल मॉडिफाई, लूप वेरिएबल मॉडिफाई, सारा एक ही लाइन के अंदर हो गया। बाकी की लूप की बॉडी में आप जो काम करने के लिए लूप लगाई थी वो काम करें, वो पोल्यूट नहीं हो रहा आपका। तो ये फायदा है इसका यार। ये तो सारा रिवीजन है हमारी, ठीक है ना? क्या इंशाल्लाह मौसम अगले 3 हफ्ते भी ऐसे चलेगा, मैंने आते हुए देखा है। तो मिड अक्टूबर तक मुझे लग रहा है यही हालात होने, अनलेस के बीच में कोई बारिश नहीं होती। और तुम लोग तो यार पक्के में बैठे हो इस वक्त ना, बच्चों की फिक्र ना करो, ये बच्चे बड़े तेज हैं। तो खैर ये वाली चीज है कि लूप भी हो गई हमारी, वाइल की हो गई, फॉर। अच्छा, एक और तीसरी लूप होती है डू वाइल की। मुझे पर्सनली वो ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा। और क्योंकि ये इन 2 लूप से हमारा काम चल जाता है। हाँ, वो डू वाइल की लूप ना बस रहने दो, उसको छोड़ सकते हो। हाँ, मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूं उस डू वाइल की लूप। अच्छा, हम ये वाली चीज वैसे अभी मैंने 2 चीजें और करवानी है, 3 चीजें, अरेज, पॉइंटर्स, बिट फील्ड्स, स्ट्रक्चर्स, इन ये 5 टॉपिक रह गए हमारे, 4 टॉपिक जो कि हमने कराने।
अरे तो क्विक सी, आप लोग वैसे ही जानते हैं, पॉइंटर पे थोड़ा टाइम लगा लेंगे। और स्टैक पे क्यों? स्टैक पे तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैक तो बन रहा है। हाँ, स्टैक नहीं हम बना रहे। ओके, तो नहीं ये स्टैक और क्यू इधर नहीं आ रहा है। हाँ, बिहाइंड द सीन अगर यूज हो रहे तो हो रहे हो, यहां नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर तो पढ़े थे ना आप लोगों ने। अच्छा, सी के अंदर क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सी के अंदर स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। एक मसला है, नहीं मसला है या फायदा है, जो भी कह लो। मतलब फायदा ये है कि तुम लोगों को क्लासेस नहीं पढ़नी पड़ी इसमें। हाँ ठीक है, मसला ये है कि स्ट्रक्चर से बहुत सारे काम नहीं हो पाते, डेटा साथ नहीं, वो जो कंट्रोल के फंक्शंस होते हैं वो हम साथ नहीं रख पाते। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स बेसिकली ना एक वे है आपको अपनी कस्टम डेटा टाइप बनाने का। आप अपनी मर्जी की डेटा टाइप बना सकते हैं स्ट्रक्चर से। मसलन जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है वो कौन कौन सी है बाबर? कौन कौन सी है बिल्ट इन डेटा टाइप्स? इंट, फ्लोट, डबल, ये सारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। अच्छा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें यहां कोई डेटा टाइप नहीं मिलती, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी तो हो सकते हैं, कोई नहीं है। रियल और इमेज वाला पार्ट है। फ्रैक्शंस के लिए कोई हमें डेटा टाइप नहीं मिलती। तो अगर हमने कोई कस्टम बनानी है तो फिर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या हमने कुछ वेरिएबल्स को बंडल करना है इकट्ठा, तो फिर भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है सिर्फ मैं इतना ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर बाद में हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है उसकी आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, और उसके बाद क्या रहेगा उसका? ब्रैकेट या नाम? नाम आ जाएगा। ठीक है, तो नाम लेट से हम कह सकते हैं कि क्या रखते हैं? स्टैट्स, लेट से स्टैट्स, और ये सेमी कॉलन, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड और सेमी कॉलन लाजमी है। ठीक है, फंक्शन के आखिर में कभी सेमी कॉलन नहीं आ रहा, लूप के आखिर में कभी सेमी कॉलन नहीं आ रहा, लेकिन जब भी कोई डेटा डेफिनेशन हो रही है वहां सेमी कॉलन आ रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल कोड जो कोड होते हैं, कंट्रोल कोड होते हैं, उनके ब्लॉक्स के आखिर में सेमी कॉलन नहीं होता, जो डेटा कोड होते हैं उनके आखिर में होता है। जैसे अरेज के आखिर में सेमी कॉलन होगा, क्लास के आखिर में होगा, स्ट्रक्चर के आखिर में होगा, इनम्स के आखिर में होगा, लूप के आखिर में नहीं होगा, फंक्शन के आखिर में कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहां होगा। अब इसके अंदर स्टैट्स क्या हो सकती हैं? मसलन कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप है या फुटबॉल वर्ल्ड कप है, उसकी स्टैट्स हो सकती हैं। मसलन क्या स्टैट्स हो सकती हैं कि लेट्स से टीम नंबर, कि टीम का नंबर कौन सा था। ठीक है, और उस टीम ने मैचेस वन, मैचेस कितने जीते उसने, एंड मैचेस लॉस्ट, ये कितने होगा। अभी आप पूरा पैकेज करते जा रहे हैं इस चीज को, जो भी उस टीम से रिलेटेड डेटा था ना, उसका टीम का नंबर, उसने मैचेस कितने जीते, कितने लॉस किए, उस टीम का नेट रन रेट क्या रहा। ठीक है, इस तरह की ये वाली सारी चीजें आपने बंडल कर दी, ये कर दी। तो अब क्या कर सकते हैं? अब आप इसी स्टैट्स को यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं स्टैट्स लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, ये ले ली। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का ये डब्बा सा एक बन जाएगा, और उसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आपने अगर वैल्यूज इसकी इनिशियलाइज करनी है तो डायरेक्ट यहां कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इक्वल टू, इस टीम का नंबर था वर्ल्ड रैंकिंग में 2, इस टीम ने मैच जीते 5 और 3 मैच हारे, ये लेंच। अब ये होगा क्या? अगर आप देखना चाहते हैं कि इस टीम ने कितने मैच जीते, तो आप किस तरीके से देखेंगे? आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया डॉट का ऑपरेटर आएगा और लिखेंगे मैचेस 1। अब ये इस वेरिएबल के अंदर अब इस ऑस्ट्रेलिया के जितने मैचेस जीते हैं वो है? नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें पब्लिक होती है चीज। सी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर हर चीज पब्लिक है, प्राइवेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैचेस जो 1 है ये आप इस तरीके से, आपने इनको चेंज करना चाहते हैं, आप लिखते हैं इक्वल टू,
कि नहीं यार इसने तो 6 मैच जीते थे, आप इस तरीके से लिख दें। नहीं, ऑस्ट्रेलिया आजकल तो काफी हार रहा है, आजकल तो सारे मेरे ख्याल में क्लीन स्वीप ही हो गया ऑस्ट्रेलिया, कैसे ही हुआ है ना जो ये चल रही है इंडिया के साथ जो सीरीज चल रही है। जो हालात जा रहे हैं वो उनके ऐसे ही जा रहे हैं। या इंग्लैंड का करना है, ठीक है, मोइन अली वो जितवाई खड़ा उधर काफी। तो स्टैट्स इंग्लैंड का जनाब क्या है कि वर्ल्ड रैंकिंग 3 है और मैचेस जीत लिए हैं ऐसे 4 और 4 ही हारे हैं। पाकिस्तान ने तो यार वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से नंबर 1 कह सकते हैं। ये लो जी स्टैट्स, पाकिस्तान 1 है। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में तो नंबर 1 था ना, मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा नया स्पेशल सा केस बना के उसके अंदर हमें से नंबर 1 कर दी, वैसे तो बड़ा टाइम। तो खैर स्टैट्स का फायदा क्या हो रहा है, देखें स्टैट्स ने ये चीजें सारी इकट्ठी बंडल कर दी हैं, ग्रुप कर दी हैं, ये एक बड़ा फायदा है। इसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है कि ऐसे कि टीसीएस करवाने जाए आप कोई चीज, आपने कहा कि यार ये मैंने अपना मार्कर टीसीएस करवाना है, ये मैंने डस्टर टीसीएस कराना है, ये वॉच टीसीएस करानी है घर अपने, तो इसको कर दो, 3 लिफाफों में डाल के जाए। तो टीसीएस वाला एक तो पहले तो देखे हंसेगा, कहेगा यार जीप शरीफ आदमी आ गया, एक ही जगह भिजवानी है, तीनों चीजों वाला अलग भेज रहा है। वो एक डब्बा पकड़ेगा, उस डब्बे के अंदर तीनों चीजें डालेगा, उस डब्बे में वो नाम लिखेगा, भेज देगा। बंडल कर दिया उसने सारी चीजें। इधर भी हमने बंडल कर दिया, एक टीम की जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक ही जगह बंडल्ड है। ऑस्ट्रेलिया की सारी इन्फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर में पड़ी है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में पड़ी है। अगर मैंने उसकी डिटेल्स एक्सेस करनी है तो डॉट करके मैं एक्सेस कर लेता हूं वो डिटेल्स। तो ऐसे ही है कि अगर आप लाइब्रेरी में जाएं और आपसे वो कहते हैं कि यार अच्छा अपना कैलकुलेटर इधर रख दो, अपना रजिस्टर उधर रख दो, बॉल पॉइंट उधर रख दो, और सारे लोग ये काम करने लगे तो वापसी पे तो सब आपस में काफी गुथम गुथा हुए होंगे कि यार ये तो मेरा फोन था, ये तो ये था। ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, बैग में यार चीज पड़ी हो, बैग पूरे का पूरा रख दो अपना उधर, दूसरे का बैग उधर पड़ा तीसरे। अब ये ज्यादा इजी है इस पैकेज को एक्सेस करना हमारे लिए। तो स्ट्रक्चर्स हमें ये फायदा देते हैं कि नंबर एक तो ये हमें नई डेटा टाइप बनाने में मदद दे रहे हैं, ठीक है, ये टीम्स की एक डेटा टाइप से बना दी, टीम स्टैट्स की। नंबर 2 इसने डेटा को बंडल कर दिया है, अब उसके साथ डील करना आसान है। हमने ये कहीं पास करना था, 3 अलग-अलग वेरिएबल्स पास करने थे, अब हम जनाब फंक्शन एक बनाए, फंक्शन के आर्गुमेंट में हम ये फंक्शन आर्गुमेंट दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स का फायदा, स्ट्रक्चर्स हम काफी यूज कर रहे होंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो यहां हम खत्म करते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक है वो हमारी, वो ये कि हमने लास्ट वीक पीसीबी का कहा था, तो पीसीबी आप लोगों को अगले दिन रोक लिया था कि यार एक नया डिजाइन। तो ये पीसीबी का ना हमारा है पुराना डिजाइन जो कि लास्ट ईयर हमने यूज किया था, जो कि अपलोडेड है आपका। अच्छा, हम चाह रहे थे कि यार आपको कोई सिंप्लीफाइड वर्जन दे सकें। ये 2 लेयर की पीसीबी है। 2 लेयर की पीसीबी में क्या हालात होते हैं कि आपके एक साइड पे भी ये जो ट्रैक्स नजर आ रहे होते हैं, दूसरी साइड पे भी ट्रैक्स हैं। तो ड्रिल करके आप इनको कनेक्ट करते हो वियास के थ्रू पास कर रहे हो। और एक तो इसमें ड्रिलिंग काफी होती है, एसएमडीज वगैरह लग रहे होते हैं, वो सॉरी दूसरे डिप पैकेजेस वगैरह वो लग रहे होते हैं थ्रू होल वाले, और ड्रिल काफी करनी पड़ती है। और उसमें ये होता है कि बास को ड्रिल करते हुए ना आप ट्रैक को बास का उड़ा देते हैं, एक थोड़ा सा मसला होता है, वियास को उड़ा देते हैं। तो हमने कहा यार इसका एक एसएमडी वाला वर्जन बनाया, तो ये क्या एसएमडी वाला वर्जन बनाया इसका, ये छोटू सा जो है, ये सारा वही काम कर रहा है जो कि ये कर रहा है, एलसीडी की फंक्शनैलिटी नहीं है। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ इस तरफ है। मसला इसका क्या है, वो भी इधर ही है कि पैकेज छोटे हो गए इधर, ठीक है। इसमें ये है कि ये जो कंट्रोलर है ना, ये इसकी जो पिच है, पिच क्या होती है, जो 2 पिन्स के दरमियान फासला ये कम है काफी, तो इसको ना जरा बहुत ही इख्तियार से होल्ड करना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ी सी कमी बेशी हो रही तो पूरा का पूरा कंट्रोलर उड़ सकता है, और अगर पूरा कंट्रोलर उड़ा है तो इस पीसीबी के ऊपर रीवर्क करना मुश्किल है, तो दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। अब हम डेविल एंड द डीप सी के दरमियान में है कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हम हिस्ट्री फॉलो करें। फिर इसके कोड्स वगैरह सारे बने हुए हैं, पैकेज सारा अपलोडेड है, वीडियो सारी अपलोडेड है। तो काइंडली गो आफ्टर दिस थिंग, आप इस चीज के ऊपर कर लें। इसके ऊपर मुझे डर ये है कि आपसे थोड़ी सी सोल्ड करते मिस्टेक हुई ना इसको कंट्रोलर को, तो आपके 400-500 रुपए एकदम उड़ जाएंगे
और इसके अंदर ये होता है कि इधर कोई सोल्व करते मसला तो सिर्फ बोला एरिया उतार के आप दोबारा लगा देते हैं, इधर ये कोई चांस नहीं है, इधर ये उड़ा तो उतरने का इसका कुछ नहीं है, पूरे का पूरा फिर दोबारा आप बना रहे होंगे। तो है बड़ा स्मार्ट सा काम, सारे वही कर रहा है जो कि ये कर रहा है, लेकिन इसका ये इशू है। इधर ये कि ड्रिलिंग है माशाल्लाह, कोई 100-150 होल्स करेंगे आप इंशाल्लाह, हाथ भी रवा हो रहेगा आप लोगों का और ड्रिल भी रवा हो रहेगी। ड्रिल ले लेना यार, अपनी 2-3 लोग मिलकर ले लेना, 1000 रुपए की ड्रिल आती है, ठीक है ना। तो ये वाला फिर अपलोडेड है, तो ये आप करें तो सारे लोग फिर इसी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज डिजाइन इसका भी पड़ा हुआ है, हर चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ हमें डर है कि आप लोग फंस जाएंगे, ये और है और कुछ नहीं। तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है, डेडलाइन इज द सेम जो कि पहले से दी हुई है, सिर्फ 1 हफ्ता ऊपर हो गई है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह, अगले ट्यूसडे तक। तो इसका डिजाइन सारा अपलोडेड है, ठीक है। तो जो गिवन है उसी के ऊपर करें। इसका ये मसला नजर आया, इसकी वजह से हम रुक गए, नहीं तो ये हमें लग रहा था कि सहूलत हो रहेगी इसके अंदर काफी, लेकिन ये एक इशू है कि या तो इसमें अगर काम हुआ तो बड़ा अच्छा हो रहेगा, नहीं हुआ तो जीरो भी है। इसके अंदर दरमियानी स्टेट है कि ना बहुत अच्छा होगा ना जीरो होगा, दरमियान में कहीं रहोगे, हाँ ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल क्विज होगा, क्विज नंबर 2। क्विज हुआ ही नहीं ना हमारे